स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? भाई थोड़ा सा लेक्चर वगैरह इधर जो है इरेगुलर वे में हो गया है, ठीक है ना। इरेगुलर बोलने का मतलब ये है कि टाइम पर लेक्चर भी नहीं मिल पा रहा है आप लोग को, है ना। और कोशिश जो है कोशिश की जा रही है हर बार कि ढंग से हो जाए। एक्चुअली में थोड़ा सा हम लोग कोचिंग वगैरह को लेकर के जो है थोड़ा सा भी बिजी है ना। ऑफिस वगैरह थोड़ा जाना पड़ता है, 1-2 घंटे के लिए। ऑफिस वगैरह सारे खुल चुके हैं, है ना। क्लासेज वगैरह नहीं चल रहे हैं तो सारा सिस्टम कई बार अरेंज करने में आदमी थोड़ा बिजी हो गया। इस वजह से लेक्चर को टाइम पर हम लोग डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। उम्मीद है सोमवार से आपका लेक्चर टाइम पर जाने लगेगा। कोशिश मैं यही करता हूँ बार बार, लेकिन थोड़ा बहुत अनस्टेबिलिटी हो जाता है। हाँ, उसको लेकर के क्या किया जाए, अब है तो इसी में करना पड़ेगा ना। थोड़ा दिन परेशानी होगी, बट अब लगता है कि धीरे धीरे लाइफ पटरी पर आने वाली है हम लोग का भी, है ना। चलिए, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक एलिमेंट के केस में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज में देख लिया था। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोग एटॉमिक साइज देख लिया था। उसके आगे की प्रॉपर्टी लिखेंगे जिसका नाम है डेंसिटी। लिखेंगे क्या बाबा? डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट के केस में हम लोग डेंसिटी की बात करेंगे। तो डेंसिटी होता क्या है, सबसे पहले मैं डिस्कस कर दूं कि डेंसिटी की अगर बात होगी तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है क्या बाबा? मास बटे में कितना वॉल्यूम होता है। अगर कोई एलिमेंट है, कोई मैटर है, अगर उसकी डेंसिटी की कल्पना की जाएगी, डेंसिटी की कैलकुलेशन की अगर बात होगी तो डेंसिटी बराबर होता है मास बटे में क्या? वॉल्यूम। अब वॉल्यूम किसकी बात करेंगे? अगर कोई एलिमेंट है, एटम है, अगर मान लो कि ये वॉल्यूम अगर फॉर किसी एटम या एलिमेंट की अगर हम बात करेंगे तो एटम और एलिमेंट का शेप कैसा होता है मेरे भाई? आप बोलोगे कि सर इसका शेप एस्फेरिकल होता है। एस्फेरिकल मतलब बोलने का मतलब इस तरीके से, जब कोई भी बॉडी एस्फेरिकल होगा तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा? रेडियस होगा। और आपको पता है कि किसी भी स्फीयर का रेडियस r है तो उसका जो वॉल्यूम होगा कितना? 4/3 पाई r कितना? क्यू। यानी कि जो वॉल्यूम होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बाबा? रेडियस का कितना हो जाता है? क्यू हो जाता है। ये सब लिखना नहीं है, समझाना है, बस 1-2 पॉइंट जानना है ना। तो वॉल्यूम क्या होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना? आर। अगर मैं बोल दूं कि डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम है, अगर जिसका रेडियस बड़ा यानी जिसका एटॉमिक साइज बड़ा उसका वॉल्यूम बड़ा, उसका वॉल्यूम बड़ा तो डेंसिटी क्या? कम हो जाएगा। यानी कि किसी भी डी ब्लॉक एलिमेंट की हम बात करेंगे, ठीक ना, तो उसका डेंसिटी डिपेंड करेगा उसके मास पर, एटॉमिक मास पे, और उसकी डेंसिटी डिपेंड करेगी उसके वॉल्यूम पर। डेंसिटी मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, जबकि डेंसिटी वॉल्यूम का क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगा, वॉल्यूम अगर घटता है तो डेंसिटी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो भैया ये वॉल्यूम किसके रूप में आया? रेडियस के टर्म में। और रेडियस के टर्म में हम लोगों ने डी ब्लॉक एलिमेंट के एटॉमिक साइज को पढ़ चुका है। कैसे कैसे एटॉमिक साइज वेरिएशन होता है ये चीजें हम लोगों ने देख लिया है। सिमिलरली उसी तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि डेंसिटी भी जो होगा अकॉर्डिंग टू एटॉमिक साइज वेरी करेगा। अब तुम एटॉमिक साइज का ऑर्डर तेरे को पता है, कहाँ इंक्रीज करता है, कहाँ डिक्रीज करता है, कहाँ पर सेम रहता है, तो उस हिसाब से हम ये बातें उसको रिलेट कर सकते हैं। डेंसिटी को किससे बाबा? एटॉमिक साइज से। क्योंकि हमारा मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, और यहाँ पर अगर वॉल्यूम कम होने वाला है यानी कि वॉल्यूम कम होने का मतलब रेडियस कम होगा, यानी कि एटॉमिक साइज छोटा होगा। एटॉमिक साइज छोटा होगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगा, एटॉमिक साइज बड़ा होगा तो डेंसिटी कम हो जाएगा। आई बात समझ में? तो कहता है आपका यही चीज, देखो कहता है कि जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, है ना, जनरली खास करके 3D सीरीज में, किसकी बात करूंगा मैं? लिखेंगे यहां पर कि द डेंसिटी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज डिफाइंड एज डेंसिटी बराबर कितना? मास बटा में कितना बाबा? वॉल्यूम। कोई दिक्कत नहीं है, सबके लिए होता है, डी ब्लॉक के लिए नहीं, सबके लिए होता है। बट हम लोग डी ब्लॉक कर रहे हैं तो डी ब्लॉक की बात कर लेंगे, है ना। क्या हो गया? डेंसिटी बराबर कितना? मास बटा वॉल्यूम। हम जानते हैं कि एज
वॉल्यूम increases then density decreases and mass increases then density also increases आई क्वेश्चन में कहने का मतलब है दैट इज हम लोग बोल सकते हैं कि डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा बाबा, मास हो जाएगा, और डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे कि द वॉल्यूम ऑफ एटम या एलिमेंट डिपेंड अपॉन देयर एटॉमिक साइज बगल में लिख दीजिएगा रेडियस। कैसे बाबा, वॉल्यूम जो होता है 4/3 पाई आर कितना होता है, क्यू होता है कोई स्फेरिकल बॉडी के लिए, दैट इज v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना है, आर क्यू। अगर रेडियस बढ़ेगा मतलब एटॉमिक साइज बढ़ेगा, और एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और अगर आपका वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए इसको। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो आगे, इसी में थोड़ा सा पॉइंट लेना है कि डी ब्लॉक एलिमेंट में 3D सीरीज में क्या कहता है बाबू, 3D सीरीज में सबसे कम डेंसिटी शो करने वाला कौन सा है, आपके पास आ जाएगा स्कैंडियम, और सबसे ज्यादा डेंसिटी शो करने वाला कौन सा हो जाएगा, कॉपर। देखो यार, in 3D series the scandium has least density। least का मतलब होता है सबसे कम, यानी 3D सीरीज में स्कैंडियम से लेकर के जो जिंक तक है उसमें सबसे कम स्कैंडियम का डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। स्कैंडियम है लीस्ट डेंसिटी while कॉपर हैज मोर डेंसिटी। याद रखना, आगे भाषण में मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला 3D सीरीज में, ये सब पॉइंट याद रखिएगा, 3D सीरीज में सबसे ज्यादा कॉपर का डेंसिटी होगा और सबसे कम किसका होगा, स्कैंडियम की डेंसिटी, है ना। बाकी रिलेशन जो आप पढ़े हैं एटॉमिक साइज में आप वहां से देख लीजिएगा, है ना, इसको याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, जो कुछ स्पेशल है ना, जैसे कि अब दे देगा इस तरह से क्वेश्चन में पूछा हुआ है जेई वगैरह में, है ना, कि डेंसिटी का ऑर्डर बताइए, तो याद रखना ऑर्डर ऑफ डेंसिटी मैंने लिख दिया है, और यहाँ पर ऑर्डर ऑफ डेंसिटी में आयरन है, निकेल है, कॉपर है, तो सबसे ज्यादा किधर, तो ये सब किसके 3D सीरीज का है, Fe, निकेल और कॉपर। तो कॉपर की डेंसिटी सबसे ज्यादा पहले बता दिया। फिर इसमें जाओ तो Fe है, कॉपर है, और क्या है, गोल्ड है, यानी कि गोल्ड की डेंसिटी क्या है, सबसे ज्यादा। फिर यहाँ पर Fe है, Hg है, और क्या है, गोल्ड है, इसमें भी गोल्ड का डेंसिटी क्या है। ये ऑर्डर आप याद रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, इसलिए मैंने इसको साइड में करके लिखवा दिया। दूसरी बात याद रखना है, स्कैंडियम का डेंसिटी सबसे कम और कॉपर का डेंसिटी सबसे ज्यादा, ठीक है, नोट करो। आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे जो वेरिएशन है मैंने बताया था कि स्कैंडियम से लेकर के mm तक साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है, मैंने बताया था। फिर हमने बोला था कि Fe, कोबाल्ट और निकेल से लेकर के साइज लगभग सेम रहता है, तो इस रेंज में डेंसिटी भी लगभग क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पर आपको फीकोनी है ना, तो यहाँ पर आपको ऑर्डर दे दिया गया है ना। फिर इसके बाद आपको ये हो गया, फिर इसके बाद आपको क्या था, कॉपर था, और क्या है, जेड था, और यहाँ से साइज बढ़ जाता है। तो साइज अगर बढ़ेगा यहाँ पर, तो साइज बढ़ेगा यानी वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगा। तो इसका साइज ज्यादा है तो इसका साइज ज्यादा, तो इसकी डेंसिटी कम होगी और इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो ये सारा चीज देख लीजिएगा, है ना, जो कि अभी मैंने लिखवा दिया आपको, ठीक है। चलो नोट करो फटाफट, इसको हो गया काम डेंसिटी का। आगे बढ़े, चलिए। इस सबसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, जो पूछा हुआ था साइड में करवा दिया मैंने।
हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देगा कि सबसे कम 3D सीरीज में सबसे कम डेंसिटी किसका, सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका, तो ये सारी चीजें आप देख लेंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगा आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी। आप सबको पता है आयोनाइजेशन एनर्जी को हम लोग कैसे लिखे हैं, आई ई से। क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी, अब डिफिनेशन वगैरह मैंने कुछ नहीं लिखूंगा, समझा देता हूँ। सारे को सारे पीरियोडिक टेबल में डिटेल पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। आप वहां से जा करके पढ़ लेना, है ना। यहाँ से ज्यादा बेटर वहां पर दे दिया गया है, वहां पर देख लेना, सारा चीज नोट करके सब कुछ करवा दिया। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या कहता है पहले समझो। यहाँ पर कोई न्यूक्लियस है, कोई एटम है, मान लो कि डी ब्लॉक एलिमेंट है, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस है। ये हमने मान लिया कि ये हमारा क्या है, n-1d है ना। उससे पहले बहुत सारे ऑर्बिट होंगे, है ना, 1s2 2s2 जो भी होगा, और हमने इसको मान लिया क्या बाबू, ये ns है ना। तो हम लोग की बात करता है आयोनाइजेशन एनर्जी, तो ये हमारा क्या कहलाएगा बाबू बोलो तो, आउटर मोस्ट ऑर्बिट कहलाएगा। सबको पता है, जिसको वैलेंस शेल बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना। डबल रहे सिंगल रहे तो कोई मतलब नहीं है, अभी फिलहाल समझने के लिए कि सर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है ना। यह इस पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर कैसा चार्ज है, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है। आपको ये भी पता होगा कि पॉजिटिव चार्ज में और नेगेटिव चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स काम करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, है ना। यानी कि ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। कहता है कि कोई भी एटम जब गैसियस स्टेट में होगा और आइसोलेटेड कंडीशन में, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जितने भी डी ब्लॉक्स के एलिमेंट हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं बाबू, सारे के सारे मेटल हैं। मेटल हैं, कहाँ पाए जाएंगे, सॉलिड स्टेट में। किस फॉर्म में, क्रिस्टल लैटिस के फॉर्म में पाए जाते हैं। अब भाई अगर ये सॉलिड है तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसको हम लोग गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक ना। जैसे मैंने बताया था एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बताया था कि क्रिस्टल लैटिस के रूप में बहुत सारे क्या है एलिमेंट इस तरह से पाए जाते हैं सॉलिड स्टेट में। पढ़े हम लोग ये सारी चीजें। ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, इस तरीके से क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करता है, इस तरीके से, है ना। अब यहां से किसी एक एटम को निकालने में जो एनर्जी सप्लाई करेंगे उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन या एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आइसोलेटेड कंडीशन में नहीं है। यहाँ पर क्या है, एक तो सॉलिड स्टेट क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर में, और यहाँ पर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, सबके साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर कंबाइंड स्टेट में है, यहाँ पर सारे से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, आइसोलेटेड कंडीशन नहीं है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि कुछ इसको एनर्जी दे करके और इसको क्या करेंगे, पहले बाहर निकाल लेंगे। अब ये हो गया कंडीशन आइसोलेटेड। क्या हो गया बाबू, आइसोलेटेड कंडीशन। आइसोलेटेड का मतलब होता है अलग, है ना। अभी एक नया नया अभी कोविड-19 में नाम सुने होगा कि आइसोलेशन वार्ड में रखा है, आइसोलेट कर दिया, मतलब कि भीड़ भाड़ से आपको अलग कर दिया गया, ठीक ना। तो इसको भीड़ भाड़ से उठा करके अलग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जब एलिमेंट को निकाला ये हो गया आइसोलेटेड फॉर्म। अब यहाँ पर जो सॉलिड स्टेट में था इसको किस में होना पड़ेगा, गैसियस में होना पड़ेगा, है ना। यानी कि एक बार यहाँ से निकालने में एनर्जी दिया गया, दूसरी बार इसको सॉलिड से गैस कन्वर्ट करने के लिए इसको एनर्जी दिया गया। अब जब गैसियस स्टेट में आ गया, मान लेते हैं कि ये गैसियस स्टेट का स्ट्रक्चर बना दिया मैंने, है कि ये हमारा एटम है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, और मैंने इसको गैस में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि गैसियस आइसोलेटेड एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस एक इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पर भले 2 4 5 कितना भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका मतलब नहीं है, हमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालने में जो एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन क्या होता है कि कोई भी गैसियस आइसोलेटेड एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी देना पड़ेगा, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्या बाबू, आयोनाइजेशन एनर्जी। और हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़े हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल क्या होता है, जेड इफेक्टिव होता है, या हम लोग इसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, एटॉमिक साइज होता है, पढ़े है ना, एटॉमिक साइज। तो अगर कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक साइज बहुत ज्यादा है तो उसका एटॉमिक नंबर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, कम होता है। कोई भी एटम है
जिसका साइज बड़ा होगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, और जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी क्या करेगा, ज्यादा रखता है। इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी क्या रखेगा, ज्यादा रहेगा। पीरियोडिक वेरिएशन की बात करेंगे तो हम लोग पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, साइज छोटा होगा, और साइज जब छोटा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, ज्यादा। यानी कि पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट आप जाते हो, पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट आप जाते हो तो कहता है क्या कि साइज डिक्रीज करेगा, और साइज जब डिक्रीज करेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ग्रुप में ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम आएंगे, साइज धीरे धीरे क्या करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। साइज बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि मान लो कि ये Q1 है, ये Q2 है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन क्या बोलता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन अगर मान लो कि यहाँ पर आता कोई ऑर्बिट में, तो इसके रिस्पेक्ट में डिस्टेंस इसका क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना, मान लो कि ये हमारे पास एक और ऑर्बिट है सपोज, और ये हमारा आउटर मोस्ट हो जाता है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन आता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान होता है, क्योंकि इनके और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा। डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बहुत कम। यानी कि न्यूक्लियस पे अपना फोर्स ज्यादा नहीं लगा पाएगा, और बहुत कम एनर्जी दे करके इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हम लोग बाहर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा। तो पीरियोडिक टेबल में ये सारी वेरिएशंस और क्यों होता है, कैसे होता है, पूरा डिटेल हम लोगों ने पढ़ लिया। हम लोग यहाँ पर छोटी छोटी बात करेंगे, एक दो बात, ज्यादा नहीं करना है। चलो लिख लो यहाँ पर थोड़ा सा। अब डिफिनीशन वगैरह नहीं पूछेगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, और मैं बता चुका हूँ, और जो बच्चे नए हैं वो 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़े होंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, क्या नहीं होता है ना, क्या उसकी वेरिएशन होता है। बस थोड़ा सा लिख लीजिए यहाँ पर। The value of ionization energy of d block element क्या है, सारे के सारे मेटल है, is very high in comparison to एस ब्लॉक एलिमेंट। मैंने क्यों लिखा भाई ये सब बात, एस ब्लॉक की बात क्यों लिखा, क्योंकि एस ब्लॉक भी क्या है, मेटल है, और आपका डी ब्लॉक भी क्या है, मेटल है। एस अभी थोड़ा देर के बाद पढ़ेंगे कि एस ब्लॉक जो होता है डी ब्लॉक एलिमेंट से ज्यादा मेटालिक नेचर का होता है। क्यों होता है इसकी भी हम बात करेंगे। यानी कि एस ब्लॉक जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इसको अच्छा मेटल माना जाता है विद रिस्पेक्ट टू स्कैंडियम, टाइटेनियम, आयरन, कोबाल्ट, इनके रिस्पेक्ट में। क्यों माना जाता है डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत। एस ब्लॉक एलिमेंट कहता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होता है इन कंपैरिजन टू किसके, एस ब्लॉक एलिमेंट। क्यों, पीरियड में इस पोजीशन पर कौन सा, एस ब्लॉक, यहाँ पर कौन सा, पी ब्लॉक, और यहाँ पर कौन सा, डी ब्लॉक। तो लेफ्ट टू राइट अगर पीरियड में जाएंगे तो सबसे लेफ्ट पोजीशन पर, लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पर एस ब्लॉक है, राइट मोस्ट पोजीशन पर कौन सा, पी ब्लॉक है, और मिडिल में है। तो लेफ्ट से जैसे ही राइट जाएंगे तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा। साइज जैसे ही छोटा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। जब इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी कम हो तो उसको लॉस करवाने के लिए एनर्जी क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा देना पड़ेगा। इसलिए कहता है कि एस ब्लॉक एलिमेंट के रिस्पेक्ट में डी ब्लॉक एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है ना। चलो यहां पर लिखेंगे, लिखिएगा कि द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी varies with effective nuclear charge, nuclear charge and screening effect। सब आपको आता है, ठीक ना, मेरे को कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा सा हिंट देना है बस। मतलब कि अगर आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तो ये कहता है कि जेड इफेक्टिव
जिसका ज्यादा होगा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। जेड इफेक्टिव ज्यादा होने का मतलब यह होगा कि एटॉमिक साइज से इसको रिलेट कर दिया गया है, एटॉमिक साइज से। अगर किसी का एटॉमिक साइज ज्यादा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कितना इसका कम। अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा तो आयोनाइजेशन एनर्जी इसका क्या होगा ज्यादा। जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा साइज उतना ही छोटा होगा, साइज जितना छोटा होगा ये उतना ही क्या होगा बड़ा होगा, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट की। स्क्रीनिंग इफेक्ट की, स्क्रीनिंग इफेक्ट कहता है क्या है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा हो रहा है। स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या बाबू, रिपल्सन। यहाँ पर हमारे पास सेंटर ऑफ न्यूक्लियस है डी ब्लॉक एलिमेंट का, ये हमारा n-1d है और ये हमारा क्या है ns है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन है ना, तो अगर मान लो सपोज है कि इसमें इलेक्ट्रॉन भरते 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 पूरा भर गया है, पूरा का पूरा भर रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन पे जब न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा तो यहाँ के इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को अंदर आने नहीं देंगे, बाहर की तरफ भेजना है और हमें इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है। मान लो सपोज है कि ऐसा समझिए कि जैसे मान लीजिए कि हम अपने रूम में है ना, और मेरे रूम में कोई गेस्ट आने वाला है, समझिए बात को, और वो गेस्ट है वो आपका सबसे प्यारा है ना, प्रिय है। आप उस गेस्ट को क्या करना है, आप उसको अपने साथ ले जाना चाहते हो और वो गेस्ट क्या है, वो मेरे पास आना चाहता है ना। और हम क्या करने, हम और गेस्ट को यहाँ पर आने के बीच में एक पर्दा लगा हुआ, स्क्रीन लगा हुआ है, समझिए दरवाजा लगा हुआ है, और वो दरवाजा कोई आ रहा है, खटखटा रहा है, मैं उसको खोल नहीं रहा है ना, गेस्ट आया है मैं खोल नहीं रहा हूं, तो क्या करेगा, वो कोशिश करता भी है आने का, दरवाजा स्क्रीन की तरह काम करेगा, वहां रोके हुए उसको। तब तक जो आप है उसको क्या कीजिए, उसको आसानी से कहिएगा चलो मेरे साथ, यानी कि उसको अंदर आने का कोई रास्ता नहीं है। न्यूक्लियस जो है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहा है, ये आपके स्क्रीन है, पर्दा है, दरवाजा है ना, और बाहर कोई आदमी खड़ा हुआ है, ये देखेगा कि अरे हमें ये इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा भी नहीं रहा है क्योंकि ये इसको रिपेल कर रहा है बाहर की तरफ, है ना। तो इसको क्या करना है, बहुत कम एनर्जी देना पड़ेगा। बोलेगा अरे भाई तू कहाँ जा रहा है, दरवाजा बंद है, चल मेरे पास चल तू, है ना, मैं अपने पास तेरे को रखूंगा। तो ये क्या करेगा, ये आपके साथ निकल जाएगा, है ना। यानी कि इसको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत कम एनर्जी देगा और यहाँ इलेक्ट्रॉन को लेकर के बाहर निकल जाएगा। तो जो रिपल्सन, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पे इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के दौरान लगाया गया रिपल्सिव जो फोर्स होगा, दैट इज कॉल्ड क्या बाबू, स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो मान लो कि स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस का इस पर अट्रैक्शन भी बहुत कम हो रहा है, तो आपको एनर्जी बहुत कम देना पड़ेगा। आगे बात सुनने, तो सेम चीज है, तो अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, बोलो, बहुत कम देना पड़ेगा। क्लियर है, इसको भी साइड में इधर से घेर लो, बाकी सारा वेरिएशन आपको पता ही है, कोई दिक्कत है नहीं, नोट कीजिए इसको। हो गया, जिस तरीके से एटॉमिक साइज का डी ब्लॉक में हम लोग वेरिएशन देखते थे, है ना, सेम उसी टाइप का इसका आयोनाइजेशन एनर्जी के भी केस में देखने को मिलता है, ठीक ना। अब यहाँ पर एक बात आ जाती है, कुछ क्वेश्चन क्या है, मतलब थोड़ा सा देख लीजिए, जो क्वेश्चन पूछता है जनरली, है ना। यहाँ पर तो लिखे ना कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है हम ज्यादा नहीं करेंगे, हम बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, इसको रिप्रेजेंट करेंगे I1 से, और इसको बोलेंगे सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी यानी कि IE2 से। ये क्या होता है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और सेकेंड आयोनाइजेशन, समझो बात। एक कोई एलिमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, ये कैसा है, गैसियस स्टेट में है, आइसोलेटेड कंडीशन में। अब हमने यहां से क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकाला, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो इस पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ये भी कैसा स्टेट में रहेगा, गैसियस स्टेट में। हमने बोला था कि आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, एक इलेक्ट्रॉन, एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक ना।
ये नहीं कि एक बार में 5 इलेक्ट्रॉन लगा दिए तो वो 5 आयोनाइजेशन एनर्जी निकालेगा, ऐसा नहीं है। एक बार में स्टेप बाय स्टेप इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ता है। तो एक स्टेप में पहली बार में एक ही इलेक्ट्रॉन निकालें, तो अगर कोई एक टर्म न्यूट्रल है वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो एक पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी कि इस पर जो मैंने एनर्जी दिया होगा दैट इज कॉल्ड क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी। कितना बना, फर्स्ट, ठीक है, यानी कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी दिया तो एक इलेक्ट्रॉन निकला, है ना। अगर मान लो कि यहाँ पर x पर क्या है, प्लस आ गया, फिर हम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो x पर कितना चार्ज, 2 चार्ज। ये भी कैसा, गैसियस स्टेट में, और ये भी गैसियस स्टेट में। तो देखो तो हर स्टेप में एक ही कोई इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर जो मैंने एनर्जी दिया दिस इज कॉल्ड क्या, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो क्या बोलेंगे, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब कि कहता है कि अगर मान लो कि x है और आपको बोलेगा कि x और x प्लस बनने में सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी दिया गया होगा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी दिया होगा, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी दिया होगा, क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। जितना ज्यादा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा वही उसका एनर्जी ऑफ आयोनाइजेशन बोल देना। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, अगर यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज रहता इसका मतलब कि इसमें फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी भी प्रेजेंट है और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसी को स्टेप बाय स्टेप जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इसको बोलते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको बाबू, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ पर कहता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, यानी कि ये कब होगा, व्हेन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेट रिमूव, है ना, व्हेन सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव। आगे बात समझ में, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, इसके बाद ये आप लोग ज्यादा इसको देख लेना, इसको यहाँ पर लगा लेना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछता है इस तरीके से, जैसे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आपको कि विच वन है, देखो मैं ज्यादा नहीं करवाऊंगा, बस उतना ही चीज, मैं डिटेल पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, है ना। विच वन हैज मोर वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ए में दिया हुआ है क्रोमियम है और बी में दिया हुआ है एमएन है, समझिए बात, कौन है, क्रोमियम है और एमएन है। तो क्रोमियम और एमएन में दोनों में से पहला आयोनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा, क्रोमियम का होगा या एमएन का होगा। अब जरा सा बताइए मेरे को, क्रोमियम और एमएन की बात करेंगे तो हमने बोला था क्या कि क्रोमियम, समझो बात को, हमने क्या बोला था कि क्रोमियम से स्कैंडियम से लेकर के, देखो सोचना है, ऐसा बात को ना ज्यादा बहस नहीं करना है। देखो यहाँ पर स्कैंडियम से लेकर के एमएन तक साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है, यही बात होती है ना। तो साइज डिक्रीज करेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा, बात होगी। तो हम अगर बात करें तो तुम क्या बोलोगे, हम बोलेंगे उस हिसाब से देखेंगे तो बात आएगी कि सर इसका साइज क्या होगा, एमएन का साइज क्या होगा, क्रोमियम से इधर इस साइड बढ़ते जाएंगे तो साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट 5D मतलब D5 कॉन्फ़िगरेशन तक क्या करता है, साइज डिक्रीज करता है ना। तो यहाँ पर भी हमारा सेम केसेज है कि यहाँ पर हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि क्रोमियम है। अब जैसे दोस्तों आयोनाइजेशन एनर्जी और भी डिपेंड करता है, यहाँ पर देख लेना, ऑल्सो डिपेंड लिखवा चुका हूं ऑन स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल। और स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल में हम आपको बता चुके हैं कि जो फुलफिल्ड ऑर्बिटल होता है मोस्ट स्टेबल होता है ना, वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना टफ काम है। जो हाफ फील्ड होते हैं वो भी स्टेबल होते हैं, वहां से भी इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है, आसान नहीं होता। और जो पार्शियल फील्ड होते हैं वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, और वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है। यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी की ऑर्डर की अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल की अगर बात करें तो आप बोलिएगा कि फुलफिल्ड में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगा, इसके बाद हाफ फील्ड में लगेगा,
है ना। और इसके बाद क्या हो जाएगा बाबू बोल तो, इसके बाद क्या हो जाएगा आपका फुल फील्ड हो गया, हाफ फील्ड हो गया, इसके बाद पार्शियल फील्ड हो गया। क्या हो गया? पार्शियल फील्ड हो गया, ठीक ना। तो ये हमारा ऑर्डर, यानी कि अगर फुल फील्ड ऑर्बिटल है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ काम होगा, यानी कि उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। फिर उसके बाद ये, और सबसे कम क्या होगा? ये होगा। यहाँ पर भी केस वही है। अगर तुम इसकी अगर बात करोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरह 3d5 और 4s की तरह 1, और इसकी बात करोगे तो 3d5 और 4s की तरह 2 हो जाएगा। अब देखो आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा? ये 4s, ये कौन सा 4s? अब ये दो तो यहाँ पर क्या है? हाफ फील्ड है, और ये क्या है? फुल फील्ड है। तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो फर्स्ट है, अभी देखो Mn पे कुछ चार्ज है क्या? नहीं चार्ज है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इस पर कैसा चार्ज? एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। इसका मतलब कि इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? Mn का। क्यों होगा? बिकॉज इट हैज फुलफिल्ड ऑर्बिटल। क्या होता है? यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है ना, नोट कर लो इसको। आगे बढ़े, चलो देखो देखो बहुत सारी चीजें हैं, है ना। आपको थोड़ा सा लॉजिकल बनना पड़ेगा, है ना, और सोचना पड़ेगा, है ना। मैं उसी चीज को डिस्कस कर रहा हूं जो आपको एग्जाम में पूछेगा, या है ना पूछने वाला है, ठीक है, या पूछा हुआ है कहीं ना कहीं। देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे, विच वन हैज मोर वैल्यू ऑफ सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी? ए में दिया हुआ है क्रोमियम, बी में क्या दिया हुआ है? मैग्नीज। अब वहां पर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी पूछा था, और यहाँ पर क्या पूछ दिया? सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। कोई दिक्कत नहीं। अब जब देखो यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूं मैं। क्रोमियम है, यहाँ से तू एक इलेक्ट्रॉन तू निकाला होगा तो क्या बना है? Cr+ बना होगा। और यहाँ पर जो तूने एनर्जी दिया होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्रोमियम से क्रोमियम तूने 2+ बनाया, यानी कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन तुम और निकाला होगा, और यहाँ पर जो तूने एनर्जी दिया होगा वो क्या हो गया? आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या होगा बाबू? ये तुम्हारा सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगा। कोई दिक्कत नहीं है। एक स्टेप में एक ही इलेक्ट्रॉन को निकालना है। आगे बात समझे? यानी कि जब पहला आयोनाइजेशन एनर्जी दिया तो ये बना, और दूसरा आयोनाइजेशन एनर्जी जरूरत पड़ेगी तो Cr+ ने Cr2+ बनेगा। कोई दिक्कत नहीं है। या Cr++ लिखो, Cr2+ लिखो, या तुम Cr++ लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो हुआ क्या, यहां पर हमने देखा, हम लोगों ने यहां पर इसकी बात किया तो 3d5 4s कितना 1, यहां पर क्या हो गया? 3d5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब ये इसमें यहां तक तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकाला होगा मैंने तब जाके Cr+ बना। अब हमको सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करता है तो अब इलेक्ट्रॉन हमको यहां से निकालना पड़ेगा। देख मेरे भाई 3d5 और 4s1 में 4s4 है, ये आउटर मोस्ट हो जाएगा है, और यहाँ पर 3d हो जाएगा। तो देख तो ये हमारा न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसकी कोई कल्पना नहीं की जाएगी। पहले यहाँ तक था न्यूक्लियस रेजिस्टेंस इसका ये था, अब न्यूक्लियस रेजिस्टेंस इसका ये हो गया। समझना बात को? ये डिस्टेंस हो गया, पहले डिस्टेंस ये था, डिस्टेंस हो गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होता है। अगर ये डिस्टेंस कम तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, न्यूक्लियस उस आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगाएगा और कोशिश करेगा कि इलेक्ट्रॉन वहां से नहीं निकलने दे। डिस्टेंस कम हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। अब आपको यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी, खूब ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो यहाँ पर 3 क्रोमियम से क्रोमियम प्लस हुआ, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, यहाँ आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। ठीक है भैया, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, स्टेबल है, मानता हूं मैं। लेकिन क्या देखेंगे? पहले साइज देखा जाता है। यहाँ पर साइज इसका छोटा है, यहाँ पर n का वैल्यू देखो 4 है आउटर मोस्ट, यहाँ पर इसके लिए n का वैल्यू आउटर मोस्ट कितना 3 है।
तो इसकी साइज कम हो गए तो साइज कम हो गए तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। दूसरी बात, ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल है और हाफ फील्ड ऑर्बिटल क्या है, स्टेबल है। यहाँ पर हाफ फील्ड है, आउटर मोस्ट है, यहाँ पर हाफ फील्ड भी है और ये क्या है, साइज भी इसका छोटा है ना। अब हमको यहाँ से एनर्जी निकालना है तो भाई यहाँ से एनर्जी निकालने में हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करना पड़ेगा। और जब यहाँ से Cr प्लस प्लस की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर कहलाएगा कौन सा, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है, कोई बात नहीं। हमने क्रोमियम का केस देख लिया, अब हम बात करेंगे Mn का जरा। तो Mn है, Mn से हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या कहलाएगा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। Mn पर एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन 3d5 और 4s की तरह 2 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन कितना 3d5 और 4s की तरह 1। तो हमने बताया था कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी Mn का ज्यादा होता है, क्यों, आउटर मोस्ट भी है और फुल फील्ड 4s को 2 इलेक्ट्रॉन है, फुल फील्ड ऑर्बिटल है। जब Mn प्लस बन गया, अब यहां से जब तुम एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो Mn क्या बनेगा, 2 प्लस बनेगा। अब यहाँ पर जो तुम्हारा आयोनाइजेशन एनर्जी होगा क्या कहलाएगा, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगा। अब देखो तो यहाँ पर आउटर मोस्ट है, यहाँ पर आउटर मोस्ट है, यहाँ पर फुल फील्ड है और यहाँ पर क्या कहलाएगा, हाफ फील्ड कहलाएगा। एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फुल फील्ड और यहाँ पर कितना, 1 इलेक्ट्रॉन है, क्या है, हाफ फील्ड कहलाएगा। दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि Mn प्लस का यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा विथ रिस्पेक्ट टू कहां से, यहां से। आगे बात समझ में, तो यहां पर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, इन सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तो ये क्या बन गया, हाफ फील्ड, ये क्या बन गया, फुल फील्ड। तो यहाँ पर हाफ फील्ड है, यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या है, आसानी होगी। साइज, तो यहाँ साइज क्या है, n बराबर 4, यहाँ पर n बराबर क्या है 3, यहाँ साइज छोटा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बड़ा। यहाँ पर साइज में कोई चेंज नहीं है, साइज बड़ा ही है और साथ साथ क्या है, हाफ फील्ड भी है। यहाँ पर भी हाफ फील्ड है, यहाँ पर भी हाफ फील्ड है, यहाँ साइज छोटा, यहाँ साइज बड़ा है ना, इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या कहलाएगा, कम हो जाएगा। आगे बात समझ में, तो यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हो तुम, फॉर सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी the Mn has lower value than chromium. It is due to larger in size and half filled s orbital. Sorry. Second ionization energy, the Mn has lower value than chromium. It is due to larger in size and half filled orbital for Mn. ठीक है ना, आंसर क्या हो जाएगा, क्रोमियम हो जाएगा। क्रोमियम का सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी और मैग्नीज का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है, नोट करो। आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पीरियोडिक टेबल पढ़ लीजिएगा। मैंने पहले भी बोला था कि इनऑर्गेनिक पढ़ने से पहले पीरियोडिक टेबल, पूरे केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल जो बंदा पढ़ लिया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया है, उसको इनऑर्गेनिक खुद से पढ़ सकता है, उसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है ना। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, आप बताएंगे विच वन हैज हायर वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ए में कॉपर है और बी में जिंक है। और दूसरा है क्वेश्चन, which one has higher value of second ionization energy। ए में कॉपर है
अभी में जिंक है। आपको बताना है, ये होमवर्क दे दूं, बना लेंगे आप लोग, या फिर हम बात करें आगे? देखो समझाए मैं ही कर देता हूं। इसका कॉन्फ़िगरेशन 3D10 4:1, इसका कॉन्फ़िगरेशन 3D10 4:2। दोनों का साइज देख दो। वैसे भी इसका साइज क्या है, बड़ा, हमने बता दिया था पहले ही है कि सर साइज इसका बड़ा, बताया था ना। कॉपर से जिंक तरफ बढ़ते हैं तो साइज क्या करता है, बढ़ जाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाता है। तो तुम कहोगे कि सर इसका साइज बड़ा है, और जब साइज इसका सर बड़ा है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए। नहीं, यहाँ पर तो n बराबर 4, यहाँ पर भी n बराबर 4, क्लियर है। यहाँ पर क्या है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, जबकि यहाँ पर आउटर मोस्ट में क्या है, फुल फील्ड है। इसलिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, इसका ज्यादा। दूसरा चीज देखो, यहाँ पर देख तो कॉपर में, तो कॉपर जब कॉपर प्लस बना होगा तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। अब यहाँ पर तुम कॉन्फ़िगरेशन जब तुम लिखोगे, है ना, कॉपर प्लस का जब तुम कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, कॉपर प्लस का कॉन्फ़िगरेशन देखो 3D कितना 10 और 4s कितना 1, सॉरी 4s 1 तो था ही, 4s एक निकल गया, यहाँ से निकलेगा तो कितना 4s कितना 0, समझना बात को। और यहाँ पर जो एनर्जी लगेगा, दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्या बाबू, आयोनाइजेशन एनर्जी कितना, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो देख तो अब ये हमारा 3D हो गया, और ये क्या हो गया बाबू, फुलफिल्ड हो गया, हो गया। और ये जिंक से जब एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी दिया होंगे तो क्या बना होगा, Zn प्लस बना होगा क्या। और Zn प्लस होगा तो अगर इसकी तुम कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 3D 10 और 4s कितना 1, 2 है, एक लॉस करेगा तो यहीं से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां से लॉस होता है, आउटर मोस्ट से। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो Zn प्लस बनेगा। और Zn प्लस का जब तुम कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 3D 10 और 4s कितना बाबू 1 हो गया। अब तुम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को तुम और निकालोगे, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन तुम निकालोगे तब ये कॉपर प्लस प्लस होगा और ये Zn 2 प्लस होगा। अब यहाँ पर जो तुम्हें एनर्जी देगा इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे बाबू, इसको बोलेंगे हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी कितना, सेकेंड। अब जरा देख तो Zn प्लस से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बोलेंगे सेकेंड आयोनाइजेशन। Zn प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा तो आउटर मोस्ट क्या है, हाफ फील्ड हो गया। क्या हो गया बाबू, ये तेरा हाफ फील्ड हो गया। और ये देख तो तेरा क्या हो गया, ये एक तो n बराबर 3 हो गया, साइज भी छोटा, और दूसरी चीज क्या तेरा फुलफिल्ड है, और फुलफिल्ड की स्टेबिलिटी हाफ फील्ड से ज्यादा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है, जबकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल आसानी से सकते हैं, क्योंकि ये हाफ फील्ड है और ये क्या है, फुलफिल्ड है। तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा, कॉपर का या जिंक का। आगे बात समझ में, बस यही सब चीजें हैं और कुछ नहीं, ठीक है, नोट कर लो। आगे बढ़े, हो गया, चलिए मिटा दें। यही 3-4 था, छोटा छोटा क्वेश्चन था, इसी को समझना, बाकी आपको डिटेल करवा दिया गया है ना, देख लेना वहां से कॉपी, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, है ना। चलो, तो हमने देख लिया आयोनाइजेशन एनर्जी, देख लिया वेरिएशन, देख लिया सारा चीज क्या होता है उसको देख लिया, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे मेटालिक कैरेक्टर, लिख लेंगे हम लोग मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, मेटल का जो कैरेक्टर होता है ना, जैसे कि मोर डक्टाइल होगा, है ना, मोर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी क्या करेगा, ज्यादा रखेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर कि जनरली द डी ब्लॉक एलिमेंट इज एलिमेंट्स आर कर दीजिए, एलिमेंट्स आर लेसर एलिमेंट्स आर सो लेस मेटालिक character than S block element। लिखेंगे क्यों भैया, लिखेंगे इट इज ड्यू टू पहला रीजन लिखेगा स्मॉलर इन साइज
और दूसरा रीजन क्या हो जाएगा बोलो, वेरी हाई वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना, बोल सकते हैं इसको। अब देखो एस्मोलर साइज मैंने बता दिया था कि लेफ्ट से राइट, अगर मैं पीरियड की बात करूंगा तो लेफ्ट पोजीशन से, लेफ्ट से तुम राइट जाओगे तो साइज क्या करेगा, साइज तेरा डिक्रीज करेगा, और साइज डिक्रीज करेगा तो तेरा बताओ तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और जब आयोनाइजेशन एनर्जी जब इंक्रीज करेगा तो क्या लगता है कि इलेक्ट्रॉन पे, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का प्रभाव कम रहेगा कि ज्यादा रहेगा, ज्यादा रहेगा, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ गया मतलब कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी आपको ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करना पड़ेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं तो क्या लगता है आपको कि मेटल पे पॉजिटिव चार्ज शो करेगा, नहीं करेगा। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन को निकालना जरूरी है, तभी मेटल क्या करेंगे, अपने पॉजिटिव चार्ज स्टेट में आएगा। ये हर मेटल के कैरेक्टर होता है। तो हमारे पास जो एलिमेंट है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, वो क्या है, मान लो कि यहाँ पर मैंने मान दिया ये एस ब्लॉक है, और इधर मैंने मान दिया क्या है, ये पी ब्लॉक है, और बीच में क्या रहता है, डी ब्लॉक। यानी कि आप इधर से एस से तरफ पी तरफ बढ़ते हो तो बीच में आता है डी, यानी कि जिसका जो साइज होता है वो क्या होता है, बड़ा होगा। इधर की तरफ बढ़ेंगे तो साइज क्या होता जाएगा, कम होते जाएगा। तो इधर से बढ़ते जाएंगे तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी घटती जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से ये लेसर मेटालिक नेचर का होता है। तो साइज भी छोटा और आयोनाइजेशन एनर्जी भी, और आपको ऑलरेडी पता है भाई कि आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया, है ना, वो कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज होता है। एटॉमिक साइज अगर किसी का कम तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ा। और आपका मेटालिक कैरेक्टर भी ऐसा ही होता है। मेटालिक जो कैरेक्टर होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एटॉमिक साइज, है ना। एटॉमिक साइज जिसका ज्यादा उसका मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा हो। नोट कीजिए, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ा। मेटल्स क्या होते हैं बाबू, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है ना, इसी में लिखिएगा मेटालिक कैरेक्टर में ही। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या है, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना। माना कि मेटल क्या करेगा, हीट और इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है, कंडक्ट करवाता है ना। क्यों, इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मोर फ्री इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस ऑफ मोर फ्री इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट से ही काम होगा, है ना, कि आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन आपका फ्री है। यहां पर लिख लीजिएगा, देखो मोर डक्टिलिटी, डक्टिलिटी समझते हैं ना, लेंथेंड, लेंथेंड प्रॉपर्टीज। लेंथेंड का मतलब होता है लंबाई को खींच करके बड़ा करना, है ना। तो सबसे ज्यादा मोर डक्टिलिटी कौन सा होता है, सिल्वर का, एजी मोर डक्टिलिटी, यानी यहां लेगा मोस्ट डक्टाइल, याद रखना, डक्टाइल एंड कंडक्टाइल। कंडक्टाइल, कंडक्टाइल बोलने का मतलब कंडक्टिविटी, यानी कि सिल्वर को हीट में या करंट फ्लो करिएगा तो बहुत ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा पूरे पीरियोडिक टेबल में एक ऐसा सिल्वर एक मेटल है जिसकी कंडक्टिविटी और डक्टिलिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। इसके बाद कॉपर, सेकेंड मोस्ट कंडक्टाइल, कंडक्टाइल होता है, यानी कहे कंडक्टाइल, है ना। इसके बाद सिल्वर के बाद क्या आता है, गोल्ड का होता है डक्टिलिटी, है ना। हमने कंडक्टाइल बोला है मतलब कि इसकी कंडक्टिविटी ऑर्डर आप देखोगे नॉर्मल तौर पर, आप देखिएगा नॉर्मल तौर पे, है ना,
कोई भी इलेक्ट्रिक वायर है तो अगर 10 गो वायर है तो उसमें से 8 गो 9 गो जो वायर होगा उसमें कॉपर का ही वायर लगा मिलेगा आपको, है ना। इसीलिए कॉपर जो होता है सबसे ज्यादा कंडक्टाइल है और सिल्वर जो होता है सबसे ज्यादा क्या होता है, डक्टाइल होता है। ठीक है, नोट करो इसको। हो गया। तो मेटालिक कैरेक्टर में ज्यादा कुछ नहीं है, सब पढ़ा है कि मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी रखता है, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज बनाता है, मेटल जो होता है डक्टाइल होता है, मेलिएबल होता है ना, मेटल का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, वो सारी बातें हैं। तो जो जो थी चीजें जहां जहां जैसे पूछा कि कौन सबसे मोस्ट डक्टाइल है, किसको लेंथ को खींच कर बड़ा किया जाता है, एजी सबसे ज्यादा करंट कंडक्टिविटी कौन सा शो करता है, तो कौन होता है, कॉपर होता है ना। ये सब चीज याद रखिएगा, ठीक है ना। सिल्वर भी होता है, सिल्वर भी होता है, लेकिन सिल्वर का तार तो नहीं इतना कॉस्टलीर है कि लोग इसका इस्तेमाल नहीं करता है। तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल क्या होता है, कॉपर। ठीक है, मोस्ट कॉमन। एक ऑर्डर होता है, उसको लिख लेना, लिख लेना। एक ऑर्डर होता है, हाँ मैंने नोट किया था, पूछना नहीं है, लिख लो, लिख लो यहाँ पर साइड में, इसको बिठा दूं। चलो देखो, लिख लो यहाँ पर, लिख लीजिए, ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी की बात करता है। सबसे पहले आता है सिल्वर, इसके बाद आता है कॉपर, इसके बाद आता है एयू और इसके बाद आता है एल्युमिनियम। ये जनरल है ना। यानी कि सबसे ज्यादा अगर कंडक्टिविटी दिया जाएगा तो किसका मानेंगे, एजी का। अभी आप बोलोगे कि सर आपने अभी कॉपर लिखवाया था, बोलोगे कि अभी आपने क्या लिखवाया था, कॉपर लिखवाया था। तो कॉपर को लिखवाया गया था इस बेस्ट पर, उसका एप्लीकेशन ज्यादा होता है। अब चांदी का, सिल्वर का हर जगह आपके रूम में सिल्वर का वायर है क्या, नहीं है। तो चूंकि मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड है इसलिए इसको कॉपर को हम लोग वहां पर लिखवाए थे, ठीक ना। तो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी सिल्वर भी रहेगा, यहाँ पर लिख लो, मोस्ट कंडक्टाइल एंड डक्टाइल, ऐसे कर दो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। ये आपका सेकेंड मोस्ट। गोल्ड का तो तुम इस्तेमाल करते नहीं हो, गोल्ड का तार बना कर, ये छोटा सा गोल्ड का एक दाना रहे तो उसका भी 5000 4000 लग जाएगा, है ना। और इसका क्या हो जाएगा, ये आपका थर्ड मोस्ट, थर्ड मोस्ट डक्टाइल एंड कंडक्टाइल, है ना। अगर ये ऑर्डर मिलेगा तो ही करना है, और एक साथ ये सब ऑर्डर नहीं मिलेगा आपको। ये रहेगा बाकी 4 बल्ब रहेगा तो मार देंगे, ये रहेगा बाकी इधर उधर का रहेगा तो मार देंगे, ठीक है। चलो हो गया, आगे बढ़े। देखो बिहार बोर्ड में करता है कभी कभी क्या कि कुछ कंपाउंड्स का, है ना, कुछ कंपाउंड्स का वो क्या करता है कि दे देता है आपका फॉर्मूला पूछ देता है कभी कभी। देखो क्या पूछता है फॉर्मूला, लिख लो इसको भी। कुछ कुछ कलेक्टेड है ना, ज्यादा नहीं है, देखेंगे। सम इंपॉर्टेंट compounds of d block element, d block element। देखो इंपॉर्टेंट कंपाउंड ब्लॉक एलिमेंट क्या क्या है, जो कभी कभी पूछ देता है आपको, फॉर्मूला पूछेगा ना। ग्रीन विट्रोल, ग्रीन विट्रोल। दूसरा लिखना ब्लू विट्रोल, ब्लू विट्रोल। तीसरा याद रखिएगा व्हाइट विट्रोल, व्हाइट विट्रोल। चौथा लिखिएगा मोहर साल्ट, मोहर सॉल्ट। पांचवा लिखिएगा लूनार कॉस्टिक, लूनार कॉस्टिक। छठा लिखिएगा फिलिपर्स वुल, फिलिपर्स फिलोस्पर वुल, फिलोस्पर वुल।
7वां लिखिएगा कैलोमल, कैलोमल, कैलोमल। 8वां लिखिएगा कोरोसिव सब्लिमेट, कोरोसिव सब्लिमेट, है ना। उसके बाद लिखिएगा 9th पोटेशियम, ये तो आप लोग को आता ही है, पोटेशियम परमैंगनेट, परमैंगनेट। और 10वां लिखिएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला पता है KMnO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट का K2Cr2O कितना 7, है ना। कैलोमोल का फॉर्मूला, क्रोसिव सब्लिमेट का, क्रोसिव सब्लिमेट के लिए Hg2Cl2, क्रोसिव सब्लिमेट का HgCl2 होता है, HgCl2 होता है ना। कैलोमोल का याद रखने से पूछा हुआ है Hg2Cl2। देखो हमेशा कैलोमोल और क्रोसिव सब्लिमेट केमिकल फॉर्मूला दोनों का सेम है, खाली अंतर है एटम्स का। मरकरी Hg2Cl2 है ना, और इसमें क्या है Hg2Cl2। कैलोमोल में Hg2Cl2 और क्रोसिव सब्लिमेट में HgCl2, है ना। याद रखना इसको मेरे भाई। फिलोसफर गुण का ZnO, लुनार कॉस्टिक AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट होता है सर, ठीक है। मोहर साल्ट लिख लीजिए FeSO4, FeSO4 डॉट NH2 का NH4 का हमारी इंटू SO4 इंटू कितना 6H2O। यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, देख लीजिए फॉर्मूला क्यों पूछता है कि मोहर साल्ट में कितना वाटर मॉलिक्यूल, 6 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है, पूछ चुका है। बोलेगा कि मोहर साल्ट में कितना वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेंगे, ये चीज आपको पूछ चुका है, तो याद रखना इसको। व्हाइट विट्रोल का फॉर्मूला ZnSO4 इंटू 7H2O, ब्लू विट्रोल का फॉर्मूला CuSO4 इंटू 5H2O, 5H2O, ठीक है, 5H2O। और ग्रीन विट्रोल का CuSO4 इंटू 7H2O, सॉरी उल्टा है क्या, FeSO4 होता है, ठीक है। याद रखना फॉर्मूला सब है ना। तो ये आपका कंपाउंड सब कुछ डी ब्लॉक है, और हम लोग को कंपाउंड में पहले के सिलेबस में 15 साल पहले के 20 साल पहले के सिलेबस में ये सब कंपाउंड पढ़ना था। अभी भी अच्छे अच्छे इनऑर्गेनिक्स के बुक में देखिएगा तो ये सब मिल जाता है। लेकिन जो क्वेश्चन जो पूछता है ना, जेई में, नीट में, ये 2 क्वेश्चन से पूछता है। एक आपका पोटेशियम परमैंगनेट है और पोटेशियम डाइक्रोमेट है। इन दोनों का प्रॉपर्टीज, इन दोनों का प्रिपरेशन, इन दोनों का यूजेज देखना है। अब बाकी ये सब देखो, ये इंपॉर्टेंट है आपका, यूज पूछेगा बिहार बोर्ड में फॉर्मूला, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। लुनार कॉस्टिक, फिलोसफर गुण याद रखना, कैलोमोल और क्रोसिव सब्लिमेट, टोटल याद रखना। 2 तो आपको याद ही है, क्रोसिव सब्लिमेट, कैलोमोल, कंफ्यूजन है ना। फिलोसफर गुण ZnO, लुनार कॉस्टिक, मोहर साल्ट, व्हाइट, ब्लू, ग्रीन विट्रोल, ये सब याद रखिएगा, ठीक ना। ये सब बिहार बोर्ड में पूछ चुका है पहले, आज से 8 से 10 साल पहले IIPMT वगैरह में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा कि ग्रीन विट्रोल का फॉर्मूला क्या है। तो आज की कहानी गई यहीं तक। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, कि जो कल का जो क्लास होगा, यानी कि जो सैटरडे को जो लेक्चर मिलेगा, उसमें हम लोग पढ़ लेंगे, ये डी ब्लॉक खत्म हो जाएगा हम लोग, है ना। अब हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़ना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में, और उसके बाद डी ये पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट का कंपाउंड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, ये सारी चीज देखना है, ठीक ना। इसको कर लीजिएगा, ठीक ना। और पीरियोडिक टेबल को बढ़िया से एक बार फिर पढ़ लीजिए, ठीक ना, जो कॉपी में है, क्योंकि उसी से सारा चीज रिलेटेड चीजें यहाँ पर, कोई विशेष चीज नहीं बताया गया। क्लासेज वगैरह का जो ये अभी जो लेक्चर जो मिल रहा है, लेट सेट मिल रहा है। दूसरी चीज यार इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, है ना, 35 घंटा के बाद इलेक्ट्रिसिटी आया था। और दूसरा बात यह है कि थोड़ा कोचिंग पर आना जाना स्टार्ट हो गया है हम लोग को, है ना, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम टेबल गड़बड़ा गया है। सोमवार तक मैं कोशिश करूंगा कि ठीक कर दूंगा आपको, ठीक ना। ये लेक्चर आज कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको 7 साढ़े 7 बजे तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।